नमस्कार बच्चों, डॉक्टर मंगला की कक्षा में आपका पुनः एक बार स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको पद्मावत के मानसरोवर खंड से व्याख्याएं पढ़ाने वाली हूँ। यह व्याख्याएं अधिकांशतः 8वीं कक्षा से ऊपर सभी सिलेबस में हिंदी में लगी हुई होती हैं। तो आज मैं बीए वाले बच्चों को हिंदी की ये व्याख्या पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत महाकाव्य का मानसरोवर खंड लगा हुआ है। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको पद्मावत एवं मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन परिचय का काफ़ी कुछ बता दिया है। बहुत शॉर्टकट में, बहुत कम समय में काफ़ी कुछ बताया है। तो उसको आप नोट डाउन कर लेंगे और उसको अच्छे से सुन करके, पढ़ करके लिख लेंगे। तो अब बात करते हैं हम व्याख्या की। तो व्याख्या करने के लिए आपको, हालांकि एक पेज जो पहली व्याख्या है वो मेरी लिखी हुई आपको प्राप्त होगी, जिसमें मैं संदर्भ, प्रसंग एवं व्याख्या दोनों रूपों को बता दूंगी। क्योंकि संदर्भ अधिकांशतः सभी में एक सा रहता है, सिर्फ वहाँ पर आप कवि का नाम, उसके ग्रंथ का नाम और उसके जो काल होता है उसको हम परिवर्तित कर देते हैं। प्रसंग काव्य पंक्ति के अनुसार लिखा जाता है। तो यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ मानसरोवर खंड का पहला छंद। जैसा कि आपको पता है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने जो ये छंद लिखे हैं वो प्रथम 7 पंक्तियों में चौपाई है और फिर एक दोहा है। तो यहाँ हम पढ़ लेते हैं पूरा छंद। आप अपनी किताब निकाल लें, किताब में आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी मानसरोवर खंड। प्रथम छंद है, एक दिवस पुण्योतिथि आई, मानसरोवर चली नहाई। पद्मावती सब सखी बुलाई, पुनि जनु फुलवारी सबई चली आई। कोई चंपा, कोई कुंत सहेली, कोई सुकेत करना रसबेली। इस तरह से आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा छंद पढ़ लेंगे। इसमें फिर ज़्यादा समय जाता है, मैं आपको अर्थ बताना शुरू कर देती हूँ। पहले हम संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ में मैं बता दूं, यह प्रस्तुत जो काव्यांश है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत महाकाव्य के मानसरोवर खंड से लिया गया है। प्रसंग में हम उसी की बात को करेंगे जो जो ये छंद है जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में पद्मावती व उसकी सखियों का उस समय का वर्णन है जब वे मानसरोवर के तट पर स्नान करने जाती हैं। अब व्याख्या की बात करें तो यह व्याख्या आपको मैं बाद में शो कर दूंगी जो मैंने लिखी हुई है। फिलहाल हम पंक्तियों से पढ़ते हैं। शब्दार्थ में हाथों हाथ लिखती जा रही हूँ, आप देख रहे हैं जैसा। एक दिवस पुण्योतिथि आई, दिवस माने दिन, पुण्य माने पूर्णिमा और तिथि माने डेट, कि एक दिन पूर्णिमा की तिथि आई, मानसरोवर चली नहाई। पद्मावती मानसरोवर तट पर नहाने के लिए जाती हैं। पद्मावती सब सखी बुलाई। पद्मावती ने मानसरोवर पर जाने के लिए अपने साथ सारी सखियों को बुला लिया। वो जो सारी सखियां हैं वो ऐसी लगती हैं जनु फुलवारी सबई चली आई। अर्थात जिस जनु का प्रयोग यहाँ पर किया है तो जनु, मनहु, जानो, मानो शब्द का प्रयोग होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो वे जो सखियां हैं पद्मावती की, उन सभी सखियों को फुलवारी की तरह बता रहे हैं कि अनेक आभूषणों से सुसज्जित वो स्त्रियां फुलवारी के समान सुंदर सुंदर फूलों वाली लग रही हैं। फिर कहते हैं कोई इनमें चंपा, कोई कुंद, कोई सुकेत, कोई करना, कोई रस से भरी हुई है, तो कोई गुलाल के समान सुंदर है, कोई बकावरी है, कोई बकुच की भांति है, कोई मोलसिरी है, कोई पुहपावती है, उनमें से कोई जूही की तरह सुशोभित होती है, कोई सोनजरद है, कोई केसर है, कोई हार सिंगार है, कोई नाग केसर है, तो कोई कूजा अर्थात कोई जंगली गुलाब की तरह है, कोई सदबर्ग चमेली की तरह है, कोई कदम्ब के बराबर है, तो कोई रस से भरी हुई सखी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि
अनेक पुष्पों का नाम लेकर के उन्होंने उनकी साथ वाली सखियों के नाम रख दिए हैं। जब विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर परिगणात्मक शैली का प्रयोग होता है। तो इस तरह से यहाँ तक जो इन्होंने सुंदर स्त्रियों को अनेक रूपों से, अनेक फुलवारी के नामों से पुकारा है, तो यह परिगणात्मक शैली है। तो वो कहते हैं कि पद्मावती के साथ में ये सारी की सारी सखियां जाती हुई ऐसी लग रही हैं जैसे पद्मावती के साथ में पूरी की पूरी फुलवारी, क्यारी, वाटिका, उद्यान चल दिया हो। फिर सातवीं जो आगे की अंतिम दोहा है, दोहे में कहते हैं, चली सबई मालती संग फूली कमल कुमोद, बेधी रहे गण गंधर्व बास परम दामोद। अर्थात कि जब पद्मावती अपनी सखियों के साथ में जा रही है तो वो ऐसी लग रही है मालती के समान कोई कमल जा रहा हो। अर्थात मालती कमल के साथ में छोटी छोटी कुमुदनियां भी साथ में चल रही हो, और जिस तरह से फूलों के ऊपर भंवरे गुंजार करते हैं, भंवरे उसके ऊपर घूमते हैं, उसके रस का पान करते हैं, उसकी सुगंध को लेकर के आनंद लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर कहते हैं बास माने गंध। बास माने गंध कि गंधर्व भी उन सब की सुगंध का परम दामोद अर्थात अपना आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये पूरी व्याख्या भी लिख दी है कि जायसी कहते हैं कि एक बार पूर्णिमा की तिथि आई। इस दिन पद्मावती अपनी सखियों के साथ मानसरोवर पर स्नान करने गई। सखियों के साथ पद्मावती का मानसरोवर पर जाना ऐसा लगता है मानो पूरी फुलवारी पद्मावती के साथ चलती हो। अर्थात यहाँ पद्मावती की जो सहेलियां हैं उनको फुलवारी की उपमा दी गई है और उन्हें फूलों के विभिन्न नामों से गिनाया गया है। कवि कहते हैं कि पद्मावती की सहेली कोई चंपा की तरह खिल रही है, कोई कुंद सहेली की भांति है, कोई सुकेत, कोई करना, कोई रसबेली, कोई सुंदर गुलाल, तो कोई बकावरी बकुच की भांति है, कोई मौलसरी, कोई पुहपावती, कोई जूही की तरह सुशोभित हो रही है, कोई सोनजरद है तो कोई केसर, कोई हार सिंगार तो कोई नाग केसर की तरह, कोई जंगली गुलाब की तरह तो कोई चमेली, कोई कदम्ब और कोई रस भरी के समान लग रही है। तो इन पंक्तियों में कवि परिगणात्मक शैली का प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ पर विभिन्न वस्तुओं का वर्णन होता है वहाँ परिगणात्मक शैली होती है। उसी तरह से जो आगे की पंक्ति है उसका अर्थ देते हुए कहते हैं कि यहाँ पर विभिन्न फूलों की गिनती की है। अंतिम पद दोहा में कवि कहता है कि सभी सखियां मालती रूपी पद्मावती के साथ ऐसे चली आ रही हैं जैसे कुमुदनियां चली आ रही हों। उनके शरीर की जो सुंदर गंध थी वह गंधर्वों को अपनी ओर प्रभावित करने वाली थी और वे उसमें परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। जब हम व्याख्या कर देते हैं तो बच्चों उसके बाद में आपको साहित्यिक सौंदर्य भी अवश्य लिखना चाहिए। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत जो बातें आती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ साहित्यिक सौंदर्य की बात करें तो पद्मावती के साथ चली आ रही सखियाँ विभिन्न आभूषणों से, वस्त्रों से सुसज्जित ऐसी लग रही थी जैसे कोई पूरी क्यारी फुलवारी चली आ रही हो। यह काव्यांश वर्णन परक है जहाँ विविध फूलों का वर्णन किया गया है। दूसरा, गणना करने के कारण यह परिगणात्मक शैली है। भाषा अवधि है। अलंकार, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा वहाँ होता है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए और जिस काव्य में जनहु मनहु जानो शब्द आते हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत होता है। रस देखें तो श्रृंगार है। छंद 7 पंक्तियों की चौपाई और एक दोहा है। शैली परिगणात्मक शैली है। इस तरह से यहाँ पर पहला छंद पूरा हो जाता है। इसी के साथ मैं आपको दूसरा छंद भी यहाँ से पढ़ा देती हूँ। ये कहते हैं, मानसरोवर खेलन गई, जाई पाल पर ठाड़ी भई, देखी सरोवर हंसे कुलेली, पद्मावती सो कहीं ही सहेली।
इसको भी आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। मैं अर्थ बता रही हूँ। इसमें खेलत माने खेलने के लिए, अर्थात सारी सखियां खेलती दौड़ती हुई मानसरोवर गईं, मानसरोवर पहुंच जाती हैं। कि सारी सखियां खेलते कूदते मानसरोवर पर पहुंच जाती हैं। जाई पाल पर ठाड़ी भई, तो पाल माने होता है किनारा, कि सारी सखियां किनारे पर जाकर के ठाड़ी माने खड़ी हो जाती हैं। देखी सरोवर हंसे कुलेली, वहां पर वो देखती हैं कि जो सरोवर के अंदर हंस हैं वो कुलेली कर रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं। पद्मावती सो कह ही सहेली, पद्मावती से उसके साथ वाली सखियां भी कहती हैं कि ए रानी मन देखो विचारी, कि हे रानी, हे पद्मावती, तुम अपने मन में यह विचार करके देखो कि ऐही नेहर रहना दिनचारी। नेहर माने होता है मायका, कि इस मायके में हमें 4 दिन ही रहना है। यह 4 दिन से तात्पर्य है कि बहुत थोड़े दिन रहना है, क्योंकि हर लड़की जानती है कि बहुत कम समय के लिए ही वह अपने पिता के मायके में, अपने परिवार में रह पाती है, क्योंकि उसके बाद उसकी शादी हो जाती तो उसे ससुराल जाना ही पड़ता है। तो कहती हैं कि हे रानी, अपने मन में विचार करो कि इस मायके में, इस पिता के घर में हमें बहुत कम समय गुजारना है। जो लगी अहे पिता कर राजू, जहाँ पर हमारे पिता का राज चलता है, और जब तक पिता का राज है तब तक खेली लेहू जो खेलहू आजू, कि जो खेलना है, जो मस्ती करनी है, जो आनंद लेना है, जो रस लेना है, वो इन दिनों में ही ले लो। कहते हैं ना कि जब तक पिता के घर में, मायके में है, तब तक ही लड़की अच्छे सुख भोग लेती है, फिर तो ससुराल जाना है, न जाने ससुराल कैसा मिलेगा। तो वैसा ही कुछ वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। मैं इसके बाद में एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताया है, पद्मावती में मलिक मोहम्मद जायसी ने इहलोक के माध्यम से परलोक की बात की है। अर्थात यहाँ पर जो पद्मावती है वो परमात्मा का रूप है, और जो राजा रत्नसेन है वो आत्मा का रूप है। कि जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल होती है। तो इस संसार की जो क्रियाकलाप है वो यहाँ पर बताए हैं कि इस संसार रूपी सागर में, अर्थात मायके रूपी सागर में बहुत कम दिन रहना है, फिर तो हमें उस परमपिता परमेश्वर के पास चले ही जाना है। तो यहाँ कहते हैं कि जब तक पिता का राज है तब तक यहाँ पर निवास कर लो, यहाँ अच्छे से खेल कूद लो। पुनी फिर तो सासुर हम गबनव काली, कि फिर तो हम ससुराल चली जाएंगी। अर्थात कहते हैं ना कि लड़की का गोना हो जाएगा, कि कल ही, अर्थात आने वाले कुछ दिन में ही हम लोग ससुराल चले जाएंगे। फिर तो कित यह सरबर पाली, और जब हम ससुराल चले जाएंगे तो सब अलग अलग हो जाएंगे। फिर तो कहाँ पर हम होंगे, कहाँ पर यह सरोवर का तट होगा। कित आवन पुनि अपने हाथा, फिर तो आना जाना हमारे हाथ में नहीं होगा। अभी तो जब तक ससुराल से कोई ना भेजेगा, मायके वाले हमें नहीं लाएंगे, तब तक हम यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। कित मिली के खेलब एक साथा, और फिर खेलने के लिए हम एक साथ कहाँ इकट्ठे हो पाएंगे, क्योंकि खेलना कूदना फिर नहीं हो पाएगा। फिर कहते हैं सासू ननद बोलिन जीव लेही, और सास ननद हमें बोल बोल करके ऐसे वचन हमारा जी ले लेंगी। अर्थात न जाने वो किस प्रकार का व्यवहार, किस प्रकार की वाणी का हमसे प्रयोग करें। दारुण ससुर न निसरे देही, और जो वो ससुर होगा, दारुण माने निर्दयी, और निर्दयी ससुर हमें बाहर निकलने नहीं देगा। निसरई माने निकलने। जिस तरह से एक लौकिक संसार में होता है ना कि सास ननद देवर जेठ, ससुराल में जो सास ससुर का एक दौरा, एक औरा बना हुआ होता है कि वो थोड़े से टाइट होते हैं, वो थोड़ा सा हमारे प्रति रूडली व्यवहार करते हैं। तो वैसे ही पद्मावती को उनकी सखियां अनेक माध्यम से दुख को गिनाने की कोशिश कर रही हैं, और सुख, अर्थात जो पिता का मायका है, मायके के सुख और ससुराल के दुखों के बारे में यहाँ पर वर्णन कर रही हैं। कहती हैं कि फिर तो हम ससुराल चले जाएंगे, तो कहाँ पर तुम, कहाँ पर हम होंगे, कहाँ हम लोग फिर एक साथ खेल कूद सकते हैं। फिर अंतिम वही दोहा कहते हैं कि पिए प्यार सिर ऊपर, कि प्रीतम का, पियो माने प्रीतम, पति का प्रेम सबसे ऊपर होगा। पुनि सो करे दहु का है, वही हमें
किस प्रकार से रखेगा नहीं पता। क्यों? दहु सुख राखे कि दुख, कि वो हमें दुख में रखेगा या सुख में रखेगा। ये एक हमारी मन की अभी से ही चिंतनीय विषय का कारण है कि हम लोग वहाँ पर जाकर के सुखी रहेंगे या दुखी रहेंगे, ये हमारे पति पर निर्भर करेंगे, क्योंकि पति के ऊपर डिपेंड करेगा कि वह हमें सुखी रखेगा या दुखी करेगा। कि दहु कस जन्म निवाहा, और इस तरह से हमारा जो जीवन है वो आगे किस प्रकार से निर्वाह होगा। तो यहाँ पर पद्मावती को इस संसार की बातों के बारे में बता रही हैं, सांसारिक लौकिक स्थिति का वर्णन किया है कि कोई भी लड़की जो मायके में सुख प्राप्त कर लेती है वो ससुराल में नहीं प्राप्त कर पाती। ये कुछ अदर केस हो जाते हैं, जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी का विचार है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी का दूसरा भी ये जो पद दिया है, जिसमें मायके और ससुराल के माध्यम से उन्होंने इस लोक से उस परमपिता परमेश्वर का थोड़ा सा हिंट दिया है। आगे आने वाली वीडियो में हम उनके पद पढ़ेंगे, उसमें काफ़ी कुछ अच्छा आने वाला है। बहुत इंटरेस्टेड उसकी वीडियो भी और उसके बारे की उसकी जो व्याख्याएं हैं आने वाली हैं। आप इस वीडियो के बाद में उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। धन्यवाद।